जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आज के दिन हम लोग आदिवासी क्षेत्र में जो काफ़ी लंबे समय से जो कार्य कर रहे हैं, ऐसी शख्सियत से आज मिलने के लिए आए हैं। जैसे कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि एक जो नॉर्मल लाइफ तो हर एक महिला जीती है, लेकिन ऐसी महिला जो पूरा अपना जीवन एक समाज सेवा के नाम पे ही पूरा दे दे, तो ऐसे व्यक्तित्व जो है बहुत कम देखने को मिलता है। और ऐसा ही व्यक्ति तो हमारे बड़वानी क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। उनका नाम जो है वो मेघा पाटकर दीदी है, और आज हम लोग उन्हीं से कई सारे विषयों पे चर्चा करने के लिए यहाँ पर दीदी के पास में आए हैं। तो दीदी से पहला जो मेरा प्रश्न है कि दीदी के बारे में जानते तो सभी हैं, नाम भी सभी ने सुना है, लेकिन दीदी के जो पिताजी है वो क्या कार्य करते थे, माताजी क्या करते थे, बस यही हमारा पहला प्रश्न है दीदी से। हमारे घर में तो माहौल पूरा सामाजिक कार्य का ही रहा है। मेरे पिताजी तो 16वें साल में ही आज़ादी के आंदोलन में जेल में थे 1 साल, और बाहर आते ही उन्होंने मज़दूर संगठन, श्रमिक संगठन का हिंद मज़दूर सभा का कार्य किया, जो अंतिम दम तक। मेरी माँ भी सरकारी अधिकारी थी, तो वही स्रोत थी आय का परिवार के लिए। लेकिन जैसे रिटायर हुई दूसरे ही दिन उसने स्वाधार नाम की महिला संगठन का काम शुरू किया, वो भी अंतिम दम तक। तो ये दोनों की अंतर्जातीय विवाह के बाद भी राष्ट्र सेवा दल नाम का जो संगठन था, जो समाजवादी विचारधारा का युवा संगठन रहा था आज़ादी आंदोलन में भी और उसके बाद भी, तो उसके हिस्सा रहे। और इसलिए सरकारी अधिकारी होते हुए भी मेरी माँ पूर्ण सामाजिक कार्य में हिस्सा लेती थी, और ये कहती थी कि हमारा तो उल्टा ज़्यादा कर्तव्य बनता है। तो समाज सेवा की भावना न उनमें थी न मुझ में है। ये तो एक सामाजिक कर्तव्य है, कटिबद्धता के साथ जो निभाना पड़ता है, वही हम कर रहे हैं और कुछ विशेष नहीं। दीदी, जैसे सभी लोग जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ, आपकी शिक्षा कहाँ पे हुई, और आपका एजुकेशन में आपने क्या किया है? जन्म तो मुंबई में ही हुआ, शिक्षा भी मुंबई में हुई, लेकिन यही था कि बचपन से, मतलब शाला हाई स्कूल के दिनों से ही हर छुट्टी मेरी ग्रामीण क्षेत्र में जाती थी। तो उसमें श्रमदान शिविर, पहले शिविरार्थी के रूप में और फिर संयोजक के रूप में, जिन जिन संस्थाओं के क्षेत्रों में अलग अलग जिलों में काम किया, वहाँ खेती का काम, कुएं खोदने का काम, ये सब किया, सर्वेक्षण किया, बौद्धिक भी चलते थे। तो इसीलिए एक तो प्रबोधन भी होता था और एक धरातल से जुड़ाव और श्रमिकों के साथ का जुड़ाव, ये हर बार देखने में। कभी आदिवासी क्षेत्र था, कभी दलितों के मोहल्ले थे, और वैसे भी मैं हर छुट्टी में, मतलब जो वीकेंड होता है वहाँ, उस समय भी बहुत पहले कथामाला चलाती थी गरीब बस्तियों के बच्चों के लिए। फिर बाद में गरीब बस्तियों में काम शुरू किया, हमारी एक युवा टीम थी। तो बहुत सारे कार्य से एक पहचान जो होती है ऐसे समुदायों की, जो ज़रूरतमंद है, जो वंचित है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, वो उसी कार्यकाल में होने से एक काफ़ी फ़ायदा मुझे मिला, एक विश्लेषण का भी। और फिर उसके बाद जब मैंने बीएससी के बाद, सही तो मुझे डॉक्टर होना था, एक सपना था कि डॉक्टर ही सुधर सकता है गांव को और समाज को, क्योंकि वो इंजेक्शन अलग प्रकार का देता है और समाज भी उनको स्वीकार करता है। लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि मैं तो वक्तृत्व, डिबेट और सब नाट्य कलाओं में भी थी, तो समय था नहीं। तो ऐसे स्थिति में ये ही तय करना पड़ा कि भाई हम लोग निश्चित ही समाज कार्य में ही जाना है, तो फिर समाज कार्य सीखने के लिए जाएंगे। और वो फिर हमने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था में ही मैंने प्रवेश लिया, और वहाँ से मैंने फिर एमए समाज कार्य में ही एमए किया, और फिर एमफिल तक भी जाकर पीएचडी आधे में छोड़ दी मैंने, क्योंकि फिर ऐसा लगा कि गरीब बस्तियों में जो मैं काम कर रही थी, और फिर मैं ग्रामीण क्षेत्र में गई। पहले तो गुना ज़िले में सेटल होने का तय किया, पर मुझे वहाँ ठीक नहीं लगा, तो फिर मैंने बम्बई के ही गरीब बस्तियों में काम में पूरा झोंक दिया। और नर्मदा का मुद्दा वहाँ काम करते करते 3-4 साल के बाद जब सामने आया, मुझे लगा कि
ऐसे ग्रामीण क्षेत्र की जो वंचना होती है, जो विस्थापन होता है, जो विषमता होती है, वहाँ से तो उजड़ कर लोग स्लम्स में, शहरी गरीब बस्तियों में आते हैं। तो हमको तो वो रूट कॉज को देखना चाहिए, जो मूल पर आघात करना चाहिए, और ये पलायन है या विस्थापन है उसको रोकना चाहिए। आज देश भर हम लोग देख ही रहे हैं कि ये जो स्थिति है विस्थापितों की, वो ही उनको मजबूर करती है विस्थापित विरुद्ध प्रस्थापित के संघर्ष को आगे बढ़ाने में। तो ये सब अनुभव ही प्रशिक्षण था, पर मैंने जो पढ़ा लिखा वो भी काम आया, समाजशास्त्र भी, और बीएससी साइंस विज्ञान का अभ्यास था, और बाद में सामाजिक विज्ञान का अभ्यास हुआ। तो मार्क्स से लेकर पार्सन्स तक और स्पेंसर कॉम्टे से लेकर रजनी कोठारी तक, ये एक डेवलपमेंट पैराडाइम पर, विकास के अवधारणा पर अभ्यास करने का मुझे मौका मिला। दीदी, जैसे आप एक काफ़ी समय से समाज सेवा में कार्य कर रहे, तो किस उम्र में आपने समाज सेवा का कार्य प्रारंभ किया था? ऐसे कार्य की बात अलग है, पर समाज कार्य का प्रशिक्षण एक प्रकार से, जैसा मैंने कहा कि अलग अलग छुट्टियों में जो शिविरों में जाते थे, वहाँ से ही शुरुआत हुई, जो 7वीं 8वीं कक्षा में हुई होगी। पर उसके भी कम उम्र में मैं कथामाला चलाती थी गरीब बच्चों के लिए, लाइब्रेरी चलाती थी। तो हमारी एक टीम बनी रहती थी। जैसे माँ काम पे निकल जाती, हम लोग कब्जा लेते थे हमारे घर का और सब कार्य का। तो ये एक बहुत ही सुंदर अनुभव रहा, और हर राजनीतिक तत्वज्ञान से लेकर, सिद्धांतों से लेकर, संविधान क्या है, आदिवासी क्या होते हैं, श्रमिकों की समस्या क्या होती है, इसका एक सर्वांगी प्रशिक्षण, और श्रमदान जैसे जो नॉर्मली शहरी युवाओं को नहीं मिलते हैं, ऐसे अनुभव भी मिलना, शिविरों के आयोजन का अनुभव मिलना, ये सब उस समय हुआ। इसलिए गीतों और नारों से लेकर भाषण देने तक, ये सब जो एक माध्यम होते हैं कम्युनिकेशन के, संवाद के, उसके एक तालीम भी वहाँ मिलती रही। मुझे लगता है कि वहाँ से ही हमको कहना चाहिए कि हमारे समाज कार्य का प्रशिक्षण हो। और परिवार में वही चलता था। पिताजी जबकि चुनाव लड़ते थे और पार्षद होते थे पहले, तो अनुभव होते थे कि रात में पूरी और सब्जी खिलाई और वोट बैंक बदल दी। और फिर जो समाजवादी विचारधारा की चर्चाएं हमारे घर घर में चलती थी, कायम रात रात तक चलती थी, तो मैं किताब तो लेकर बैठती थी, लेकिन मैं सुनती थी। और श्रमिक संगठनों के श्रमिकों की बैठकें भी घर में चलती थी। छोटे से 2 कमरे का घर था, तो और कहीं मैं बैठी नहीं सकती थी। एक चॉल में थे हम लोग, लेकिन उसका बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि मुझे पिताजी कैसे डील करते हैं, श्रमिकों के संगठन की बातचीत मालिक के साथ कैसे करते हैं। मालिक ने कभी अगर बोनस मंजूर नहीं किया और दिवाली में मिठाई का बक्सा लेके आए, तो वो लेकर पिताजी ऐसे फेंक दिए थे, ये बोनस नहीं तो ये मुझे क्या दे रहे हो तुम, लाच दे रहे हो, तो मैं नहीं लूँगा। तो ये सभी बातों के अनुभव एक मन में ठुसते रहे, तो वो भी एक प्रशिक्षण था। दीदी, आप बड़वानी एरिया में कब आए, और यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि आपके जीवन के जो आपने कई सारे आंदोलन किए हैं, तो उसमें जो प्रमुख आंदोलन जो थे वो कौन से थे, और एक बड़ा आंदोलन कौन सा था? तो पहला तो ये कि आप बड़वानी कब आए, और प्रमुख आंदोलन आपके कौन कौन से रहे हैं? इसमें मुझे नर्मदा का सवाल का पता तो चला गुजरात में। उस समय मैं गुजरात में ही कार्य करती थी, जबकि मैं मुंबई का कार्य छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र में आई। तो गुजरात की जो उत्तर पूर्व आदिवासी पट्टी है, उसमें डांग जिले से लेकर पंचमहाल तक और बनासकाठा तक अलग अलग आदिवासी समूहों के साथ कार्य था। ऑक्सफैम नाम की एक फॉरेन फंडिंग एजेंसी डांग में काम करती थी। उनके फंडिंग का जो असर था वो ऐसा रहा कि आदिवासी कार्यकर्ता भी खुद को मैनेजर और सेक्रेटरी कहने लगे थे, और हम लोगों को बहुत उसकी टीस हुई। तो IIM अहमदाबाद के एक प्रोफेसर थे, अनिल भट्ट, अभी नहीं रहे, उन्होंने और मैंने मिलकर उस डांग का पूरा अभ्यास किया था, क्योंकि मैं कायम गांव में रहती थी, जाती थी। तो इन सभी जिलों में गुजरात के पंचमहाल, डांग,
साबरकाठा, बनासकाठा, इन सब में महीने भर के दिन बांट कर मैं देती और अलग अलग प्रकार के आंदोलन वहाँ चलते थे। तो जैसे साबरकाठा में जो हाथमती इंद्रासी डैम में डूब में आए थे गांव, उनकी जो डूबी हुई ज़मीन थी वो दलित और आदिवासियों की थी, लेकिन जो ज़मीन जब खुली थी तो पट्टे वही पटेल लेते थे जिनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें डूबी थी। तो इनको जो ज़मीनें चाहिए थी वैकल्पिक पुनर्वास की दृष्टि से, वो उन्हीं में से दे सकते थे पर नहीं दे रहे थे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी और फिर वो ज़मीन पर हक ले लिया लोगों ने। तो ये पूरा मसला बहुत सालों तक भिलोड़ा तहसील में साबरकाठी ज़िले में लड़ा। डांग में बहुत मुद्दे थे, वहाँ के पूरे आदिवासी समूहों का जो समन्वय था उसको लेकर ऑक्सफैम का तो फंडिंग था, लेकिन जो प्रत्यक्ष सवाल थे वन अधिकार से लेकर, वो वन गांव थे तो उनका महसूलीकरण और भी अन्य, ये सभी लेने में लगे और उस पर पूरी मेरी रिपोर्ट भी हुई। लेकिन उसके साथ साथ ऐसे पंचमहाल का पानी का सवाल हो या अन्य सवाल, ये सब एकत्रित उठाते उठाते ये नर्मदा का सवाल एक बार सामने आया जब एक सेमिनार हुआ था सर्वाइवल इशू पर, मतलब जीने का अधिकार एक प्रकार से। तो जब ये मालूम पड़ा तो मुझे लगा कि यहाँ जाना चाहिए। तो एक वकील थी महाराष्ट्र की, वो भी उस सेमिनार में थी और बोली मेरे साथ आप चलिए, आपको क्या लग रहा है देखिए। तो हम 2-3 दिन पूरे पैदल चल चल के महाराष्ट्र के गांव और कुछ अलीराजपुर के गांव देखे और वहाँ 1-2 कार्यकर्ता मिले हमको अलीराजपुर में, पर उन्होंने भी नर्मदा की कोई जानकारी नहीं थी। तो वहाँ से निकलते निकलते ही पहला गीत मैंने लिखा था बस में, और अहमदाबाद में जाकर मैंने तय किया कि इसका पूरा अभी अभ्यास देखेंगे। तो पूरी सरकार से जानकारी निकाली और डॉक्यूमेंट्स निकाले। उस समय उनका कोई हमारे विरोध नहीं था और हमको कोई वो दुश्मन नहीं मान रहे थे। तो अमर सिंह चौधरी जैसे मुख्यमंत्री होंदे हुए भी हमको वो मिल गया और उसका पूरा अभ्यास जब किया तब आश्चर्यचकित हो गई मैं तो कि विश्व बैंक के सामने इन्होंने क्या प्रस्तुत किया है, ये क्या मांग रहे हैं। कोई अभ्यास नहीं, कोई सर्वे नहीं, कोई पर्यावरण पर असर के भी अध्ययन नहीं। तो ये देखते 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 और विश्व बैंक कितना बड़ा फंड दे रही है, तो फिर सोचा कि ये तो उठाना ही चाहिए। तो गुजरात के जो साथी थे, जो वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, वो बहुत इसके पक्ष में नहीं थे पर विरोध भी नहीं कर रहे थे। कर दीजिए, आपको ये लेना है तो, क्योंकि सेतु नाम की संस्था में रहकर मैंने ये सब कार्य चालू रखा था, जो अहमदाबाद की संस्था थी। और जो नवनिर्माण मूवमेंट थी गुजरात की, जब चिमन भाई पटेल के खिलाफ भ्रष्टाचार की, तो उससे निकली हुई ये संस्था थी। तो अर्थात उनके विचारधारा बहुत ही स्पष्ट और अच्छी थी और इसलिए पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र से जो नर्मदा आंदोलन का काम शुरू हुआ वो 1985 में, और फिर समितियां गठित हुई और ये जैसे मालूम पड़ा कि बहुत बड़े पैमाने पर डूब और असर तो मैदानी क्षेत्र में आने वाला है। तो फिर वहाँ से निकलकर यहाँ मैं आई 1987 में। 85 से 2 साल उधर पूरा काम किया, क्योंकि वनगांव थे, एक भी शाला नहीं थी, एक भी रेशन दुकान नहीं, एक भी पोस्ट ऑफिस नहीं, एक भी गांव तक रास्ता नहीं, तो चल चल के ही जाना पड़ता था। ऐसा वो क्षेत्र था। और ये क्षेत्र ऐसा था कि पूरा मैदानी क्षेत्र और राजनीति से भरा हुआ और सब जाति समाज और जातिवाद सब कुछ हावी था और महिलाएं बाहर न निकलने वाली स्थिति में थी वगैरह वगैरह। तो ये दोनों क्षेत्र में बहुत ही अलग पद्धति से काम करना पड़ा और दोनों क्षेत्र का काम करते करते ये दोनों का पहाड़ और निमाड़ का जुड़ाव ये बहुत महत्व का रहा। और बड़वानी एक केंद्र स्वाभाविकता से रहा, क्योंकि उसके पहले जब निमाड़ बचाओ आंदोलन चला था, जिसकी खबर हमको तो बहुत बाद में मिली, नर्मदा बचाओ आंदोलन नाम हमने लिया, वो उससे नहीं लिया। लेकिन उस आंदोलन में बीजेपी और कांग्रेस दोनों शामिल थे। दोनों ने सरदार सरोवर का पूरा विरोध किया था, मध्य प्रदेश शासन ने विरोध किया था 10 साल तक। ये सब हकीकत मालूम होते हुए ये बांध को थोपा गया है समाज पर और बांध का पूरा अभ्यास भी नहीं है। और फिर धीरे धीरे मैं मालूम पड़ा कि विश्व बैंक के थोड़े से 5% बजट का हिस्सा लगाने से ही बांध को आगे बढ़ावा मिल रहा है। तो फिर विश्व बैंक को भी चुनौती देनी पड़ी
और फिर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उनको खबर मिली तो वो संपर्क में आए, तो फिर उनके द्वारा हम विश्व बैंक तक पहुंच गए। फिर अमेरिका के संसद में भी बात रखने का मौका मिला और विश्व बैंक के सामने तो बहुत सारी चर्चा बहस हुई। अंतिमतः यह 8 साल की लड़ाई विश्व बैंक के साथ चली और विश्व बैंक तो नर्मदा से तो हट ही गई, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल पैनल बनाया, कमीशन अपॉइंट किया, उनसे रिव्यू किया, तो हमारी पूरी बात एक प्रकार से मंजूर हो गई। तो कोर्ट में नहीं गए हम लोग, आंदोलन के द्वारा ही हम लोगों ने विश्व बैंक को झुकाया। और विश्व बैंक को झुकाने के बाद विश्व बैंक में भी जो बदलाव आया वो आज कई सारे विश्व बैंक के फंडिंग से हो रहे परियोजनाओं के विस्थापितों को काम आए थे, क्योंकि एक इंस्पेक्शन पैनल बना है, जैसे ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी होती है कि किसी को भी अगर ऐसे परियोजनाओं के बारे में कोई भी सवाल हो, शिकायतें हो, तो वो दाखिल कर सकते हैं। और फिर उसी से आगे जाकर वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स बना, एक विश्व बांध आयोग, जिसकी सदस्य के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। तो उसमें तो बांध बनाने वाली कंपनियों के CEOs, विश्व बैंक के टॉप अधिकारी, चाइना जैसे 3 गॉर्जेस जैसा डैम बनाने वाले अधिकारी, और मैं और LC जैन साहब जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर रहे, हम दोनों भारतीय, ऐसे 12 लोगों के इस कमीशन ने जो दुनिया के बड़े बांधों का अभ्यास किया, वो भी एक प्रकार से इससे निकली हुई बात थी। और वो आज भी क्लासिकल डॉक्यूमेंट माना जाता है कई सारे देशों में। भारत तो नहीं स्वीकारता है, भारत ने तो अमेरिका के पैरों पर पाँव रखते हुए बड़े बांधों का मार्ग स्वीकारा, लेकिन आज भारत भुगत रहा है। बड़े बांधों से पानी का सवाल नहीं छूटा है। अभी 22 मार्च को प्रधानमंत्री क्या बोल के गए कि विकेंद्रित जल नियोजन होना चाहिए हर गांव में, हर छोटे माइक्रो शेड में वगैरह वगैरह, और वो एक आंदोलन जैसा होना चाहिए। तो हमें आंदोलन जीवी एक गाली के रूप में कहने वाले प्रधानमंत्री खुद आंदोलन जीवी बनना चाहते हैं क्या? हमें तो अभिमान है कि आंदोलन जीवन का हिस्सा बनता है और जीने का अधिकार आंदोलन से ही मिलता है, इस बात को अधोरेखित किया जाता है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक प्रकार से विकास की अवधारणा पर सवाल उठाने वाला और अंतर्राष्ट्रीय साहूकारी संस्थाओं का जो रोल, जो भूमिका, जो हस्तक्षेप केवल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी निवेश ही नहीं तो विचार निवेश, नीति निवेश जो हो रहा है, उसको ही पोल खोल करने वाला एक आंदोलन ठहरा है। और इसीलिए देश भर के विस्थापितों को एक आधार लगता है नर्मदा बचाओ आंदोलन के इतिहास का, हासिली का। अर्थात बांध तो पूरा आखिर में उन्होंने कर ही दिया, पर जो 1990 में पूरा होना था वो 2017-18 में पूरा हुआ। और वो भी मोदी जी की सरकार आने के बाद उन्होंने कानून, सभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाजू में रखकर एक धड़ल्ले से अजनतांत्रिक और अन्यायपूर्वक और गैर कानूनी निर्णय लिया, इसीलिए पूरा हुआ। और विश्व बैंक के वो स्मोर्स कमीशन ने जो इसका अभ्यास किया, उन्होंने कहा था कि ये बांध अगर पूरा होगा तो केवल वो असमर्थनीय मार्ग से ही पूरा हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो इतना बड़ा आंदोलन जो खड़ा हुआ, उससे करीबन 50,000 से ज़्यादा लोगों को पुनर्वास तो मिल ही गया। परिवारों को 20,000 परिवारों को ज़मीन मिल गई, नहीं तो गुजरात में भी किसी को ज़मीन नहीं दे रहे थे। तो ये हुआ, लेकिन फिर भी ये एक एक समुदाय जो उजड़ जाता है, एक एक गांव जो उजड़ जाता है, उसमें भूमिहीनों को अधिकार दिलाने के लिए हमको अलग सा लड़ना पड़ा। कुम्हार केवटों को अधिकार दिलाने के लिए अलग सा लड़ना पड़ा। मछुआरों की आज जो 32 सहकारी सोसाइटियाँ बनी हैं, उनको अधिकार दिलवाने के लिए अलग सा लड़ना पड़ा। नहीं तो ये सभी के भी आजीविका के संसाधन छीनना, यही बड़े बांध के विनाश का एक हिस्सा होता है। उसी से विस्थापन जो होता है वो केवल ज़मीन मालिक किसानों का नहीं होता है, भूमिहीन खेत मजदूरों का भी होता है। पहाड़ी आदिवासियों का जंगल से विस्थापन होता है, नदी से, मछली से विस्थापन होता है। तो पूरी एक प्राकृतिक संसाधन, जिसके बारे में भी एक छोटे से कोर्ट में लड़कर हमने प्राकृतिक उपज और जंगल उपज से जो आदिवासियों का नुकसान हुआ उसके भी भरपाई दिल पाई। तो ये एक पहली बार देश में हुआ। और इसलिए कि पुनर्वास ही केवल की मांग हमारी नहीं थी। आज भी हम नर्मदा का क्या हो रहा है
पर्यावरणीय असर क्या हो रहे हैं, और इस बांध का लाभ जहाँ जाना था कच्चा सौराष्ट्र वो तो मिल ही नहीं रहा है। तो वहाँ के लोग भी आज चिल्ला रहे हैं। खुद गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मोदी जी ने 6 करोड़ गुजरातियों को सरदार सरोवर के नाम पर फंसाया। और अब सरदार पटेल और टूरिज़्म ये जो उसके बाद आया है, उससे और 172 आदिवासी गांव उजड़ रहे हैं। जिन गांवों को उन्होंने 1961 में ही उजड़ के रखा था, ऐसे 6 गांव थे। अब 6 गांवों के साथ साथ 172 आदिवासी गांवों को उजाड़ना, जिसके खिलाफ कोर्ट की केसेस हमारे ही साथी गुजरात के लड़ रहे हैं, लेकिन नहीं मिल पा रहा है अभी तक न्याय। तो संघर्ष जारी है और रहना पड़ेगा। ऐसा एक व्यापक आंदोलन हुआ। पर नर्मदा के अलावा जैसे एनरॉन की लड़ाई हमने लड़ी, जन आंदोलनों का जो राष्ट्रीय समन्वय हमने स्थापित किया, वो नर्मदा आंदोलन में बहुत सारे संगठनों के साथी देश भर के जो शामिल हुए, उससे एक संकल्पना निकली कि आंदोलनों का एक समन्वय ज़रूरी है। हर आंदोलन में सभी आंदोलनकारियों ने, सभी संगठनों ने एकजुटता दिखाना, वहाँ पहुँच जाना, वहाँ समर्थन देना, सहभागी होना और वैचारिक भूमिका भी मिलजुल कर बनाना, ये ज़रूरी है। तो ही जन आंदोलनों की जो रणनीति हो या राजनीति हो, वो चल सकती है, सफल हो सकती है। तो इसलिए एनरॉन के आंदोलन को हम लोगों ने जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय बनने के बाद एक पहला एकत्रित लड़ने का आंदोलन करके चिन्हित किया। वो था पावर प्रोजेक्ट्स का, पावर सेक्टर का मतलब ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण जो हो रहा था उसके खिलाफ। और एनरॉन आखिर गिर गई, ख़त्म हो गई, उनका पूरा भ्रष्टाचार शामिल हुआ। और हम लोगों को जेल भुगतनी पड़ी। पूरे बंगाल से लेकर हर राज्य के तमिलनाडु तक के सभी संगठन जेल में जाते रहे। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, अत्याचार भी, उन्होंने बहुत दमनकारी रुख अपनाया। सभी पार्टियों को हमने जांचा परखा कि वो एनरॉन के संबंधी क्या भूमिका लेती है, लेकिन वो एक आंदोलन महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि निजीकरण की खिलाफत उस समय से शुरू हुई और उसमें ट्रेड यूनियन और स्थानिक किसान मजदूरों का संगठन, इनकी एकजुटता बनी, जो आज के किसान आंदोलन के साथ भी बन रही है और एक अहम जन सैलाब लाती है और एक जन आंदोलनों का व्यापक समन्वय बनाती है। एनरॉन के साथ साथ बहुत सारे आंदोलन हमारे हुए, क्योंकि जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय 15 राज्यों में करीबन 250-300 संगठनों का बना। तो मुझे तो एक संस्थापक सदस्य के नाते सभी राज्यों में जाना पड़ता था। वो आसाम का कृषक मुक्ति संग्राम हो या तमिलनाडु का, चेन्नई का गरीब बस्तियों के उजाड़ने के खिलाफ का संग्राम हो, करते करते बहुत सारे मुद्दे श्रमिकों के, आदिवासियों के, मछुआरों के, शहरी गरीबों के, दलितों के, कारखाने में काम करने वाले श्रमिक या अवैध रेत खनन जैसे पर्यावरणीय मुद्दे, ये सभी मुद्दे लेने पड़े ही थे। लेकिन फिर एक बड़ा आंदोलन 2005 के बाद जो खड़ा हुआ, वो घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन। जब मुंबई में 75,000 घर तोड़े गए थे और कांग्रेस की सरकार ने जो आश्वासन दिया था उसका पालन न करते हुए वो सत्ता में आए और उन्होंने स्लम्स हटाना शुरू किया, तो हम लोगों ने एक बड़ी रैली में नारा देना पड़ा मुझे कि घर बचाओ घर बनाओ। दूसरे ही दिन एक बस्ती उजड़ रही थी, तो उनको हमने रोक दिया, पुलिसों को, जेल में गए। तो जेल के बाहर ही आंदोलन एक प्रकार से खड़ा हो गया और 2005 से आज तक ये घर का हक का आंदोलन, ज़मीन का जो शहर में बंटवारा होता है, जैसे एक बिल्डर हीरानंदानी 40 पैसे एकड़ से ज़मीन दे दी उनको गरीबों के घर बांधने के लिए, अर्बन सीलिंग एक्ट में जो सहूलियत थी उसके आधार पर। तो उस भी आंदोलन हमको लड़कर आज भी केसेस जारी है, लेकिन जो केस मेरी तरफ से डाली गई उसमें 3144 पहले घर बनाओ गरीबों के, तब तक दूसरा कोई कार्य नहीं कर सकते, ऐसा कोर्ट का आदेश निकला। उन्होंने पूरा आदेश का पालन नहीं किया है, पर निश्चित रूप से एक प्रकार का धड़का ऐसे बिल्डर्स को और ऐसे ज़मीनों के अवैध आवंटनों को मिल गया। तो हमारे साथ पूरे शहर के गरीब आए। हमने वो 44 बस्तियों में से बहुतांश बस्तियां फिर से वहीं के वहीं बसाई।
वहीं खड़े रहकर घर बनवाए लोगों से। हम भी रहे स्लम में और रात भर में हज़ारों घर खड़े होते हुए देखा, जो बच्चे बच्चे में खड़े करते। तो इस प्रकार के आंदोलनों में एक बुनियादी बात गैर बराबरी की थी। और जैसे हमने यहाँ भूमि अधिग्रहण को नर्मदा में चैलेंज किया, तो भूमि अधिग्रहण कानून 1894 का बदलने तक वो बात आगे बढ़ी। इसके बीच में नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलन में भी सहभागिता पूर्ण थी, इसीलिए भूमि अधिग्रहण का मुद्दा और जोर पकड़ा। फिर 2013 में जो कानून बना उसमें हमारा सहभाग था। उस समय की जो सरकार थी यूपीए की, कांग्रेस की, वो तो संवादशील तो थी, कम से कम संघर्ष के बाद संवाद होता था, संवाद से कुछ निकलता था। तो पेशा कानून, वन अधिकार कानून, सूचना के अधिकार कानून, रोजगार गारंटी कानून, इनके पूरे बनने की प्रक्रिया में हमारे जैसे कई सारे संगठन शामिल हुए थे और कुछ संगठनों ने हर मुद्दा एक ज़्यादा आगे बढ़ाया। जैसे अरुणा रॉय के संगठन ने सूचना के अधिकार का आगे बढ़ाया, उस प्रकार से। तो भूमि अधिग्रहण का कानून, फेरी वालों का कानून और 2008 का असंगठित श्रमिकों का कानून, इन तीनों में हमारी ज़्यादा भूमिका रही। तो एक मोर्चा वो भी था, पॉलिसी और कानून बदलने का या नवनिर्माण करने का। आज जो मोदी सरकार जैसे नए कानून थोपती है, वो अजनतांत्रिक पद्धति से थोपती है। उस समय संघर्ष के साथ संसद बाह्य राजनीति के द्वारा नए कानूनों का संविधानिक चौखट में निर्माण होना, ये प्रक्रिया बहुत महत्व की रही है। आप देखिए बहुत से कानून ऐसे ही है कि जिसका उगम विधानसभा या राज्यसभा या लोकसभा से नहीं हुआ, वो बाहर संघर्ष चलता है तो अंदर मुद्दा उठता है और फिर कानून बनाने की प्रक्रिया चलती है। तो ये पूरी जो आंदोलनों में सहभागिता थी, वो केवल वो इशू बेस्ड नहीं रही। शुरुआत किसी इशू से ही होती थी, किसी मुद्दे से होती थी, लेकिन मुद्दा व्यापक बनते बनते कहीं विकास की अवधारणा तक पहुंचता था, कहीं ज़मीन के भूमि सुधार तक पहुंचता था, कहीं आदिवासियों के स्वशासन तक पहुंचता था। तो ये बात मुझे लगता है कि आंदोलनों का एक प्रकार से समन्वय अपने कार्य में, अपनी विचारधारा में और अपनी रणनीति में भी बनाता जाता है।